Hello everyone, welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. So in the morning we get a very big news that SDFC Limited is going to merge into SDFC Bank Limited. So today's video is about that, and we are going to have detailed analysis on the merger. So please watch the video till the end. जैसा कि हम जानते हैं वी ऑल आर इनटू द सीज़न ऑफ मर्जर्स। हमने देखा कि फ्यू डेज बैक जैसे टाटा कॉफ़ी का भी मर्जर TCPL के साथ हुआ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ, तो हमने उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करी है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो बेसिकली हम देखें तो जो मर्जर्स का जो सीज़न चल रहा है उसके अंदर हमने पीछे IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक IDFC के साथ भी देखा, इक्विटास ग्रुप के साथ भी हमने देखा, UGL के साथ भी देखा। तो बेसिकली ये जैसे कि हम जानते हैं RBI ने काफ़ी रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस किए हैं चीज़ों के अंदर में। उसको लेके जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज होते थे एज अ NBFC, एज अ बैंक, दैट हैज़ नैरोड डाउन। तो एक सेपरेट एंटिटीज के थ्रू बिजनेस करना इज़ नॉट मोर लिक्रेटिव नाउ। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू SDFC बैंक एंड SDFC लिमिटेड ने डिसाइड करा कि दे विल ऑल्सो मर्ज into one. So after this merger they will become the second largest company of India ahead of TCS. So basically अगर हम ये देखें तो जो ये मर्जर था इनका, इट वाज ऑन द कार्ड्स। मतलब पास्ट में भी 2 years बैक दे वर डिस्कसिंग कि ये मर्ज होना चाहिए करके, बट ड्यू टू पैंडेमिक ये थोड़ा सा डिफर हो गया। और जब भी SDFC बैंक के मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते थे इस मर्जर पॉसिबिलिटी को लेकर, देन दे आल्सो सेड दैट कि जब भी राइट टाइम आएगा वी विल डू दैट। सो अगर हम आज की देखें तो जैसे कि वाइस चेयरमैन KK मिस्त्री ने भी बोला कि उनके हिसाब से ये दिस इज़ द राइट टाइम टू मर्ज दिस वन, और ये SDFC लिमिटेड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, मार्जिन एक्रेटिव होगा उनके लिए, और 20 EPS जो एक्रेटिव होगा, EPS एक्रेटिव भी उनका कहना है कि फर्स्ट ईयर में ही वो इटसेल्फ EPS एक्रेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ 21% ऑफ शेयर्स विल बी कैंसल्ड। सो अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि SDFC बैंक जो है वो एक एसोसिएट कंपनी है SDFC लिमिटेड की। SDFC लिमिटेड जो है वो 26% का हिस्सा होल्ड करती है इसके अंदर, SDFC बैंक के अंदर में। तो पोस्ट मर्जर 100% जो शेयर होल्डिंग होगी SDFC बैंक की वो कम्प्लीटली पब्लिक ओन्ड होगी, और पोस्ट मर्जर SDFC के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 41% का स्टेक उनका रहेगा एज इन पब्लिक शेयर होल्डिंग। सो अगर हम मर्जर के मतलब स्ट्रक्चर को देखें तो ये मर्जर जो है 2-way मर्जर है। दो फर्स्ट स्टेज जो है SDFC इन्वेस्टमेंट कंपनी और SDFC होल्डिंग कंपनी विल मर्ज इनटू SDFC लिमिटेड, और देन इन सेकेंड स्टेज SDFC लिमिटेड विल मर्ज इनटू SDFC बैंक लिमिटेड। सो अगर हम ये देखें कि जो मर्जर है, मर्जर के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या फर्दर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं दोनों ग्रुप्स के ऊपर, तो हम जानते हैं कि SDFC लिमिटेड जो है उसकी जो साइज़ है वो मतलब तकरीबन 50% ऑफ लोन साइज़ ऑफ SDFC बैंक लिमिटेड। अगर हम दोनों का कंबाइंड लोन स्ट्रक्चर देखें तो दोनों मर्ज होने के बाद मतलब 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की एसेट होएगी, कंबाइंड एसेट। सो इन दैट केस जो बेनिफिट्स एक्योर होएगा वो ऑब्वियसली इन साइज़ तो एक्योर होना ही है। अगर हम अलग इसकी और फर्दर एनालिसिस करें तो हम ये इसमें देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स दोनों को एक एक करके एक्योर होना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है। तो SDFC के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको 25 शेयर के बदले SDFC बैंक का 42 शेयर्स उनको अलॉट होगा। अब यहाँ पे क्या है, जब ये दोनों एंटिटी मर्ज होंगी तो ऑब्वियसली सिनर्जी जनरेट होगी, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का साइज़ लार्जर होगा, लार्जर लोन्स देने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद जो ऑपरेशनल सिनर्जी है प्लस अंडर राइटिंग सिनर्जी है वो हम वहाँ पे देखेंगे। हम जानते हैं कि SDFC ग्रुप जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी ग्रुप है। SDFC लिमिटेड जो है वो नंबर 1 मॉर्गेज लेंडर है। तो मर्जर के बाद हम ये देखेंगे कि मतलब SDFC बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उनका फोकस जो था वो जो कॉर्पोरेट लोन्स और रिटेल लोन्स की तरफ ज़्यादा था, हाउसिंग पोर्टफोलियोज थोड़ी कम थी उसके अंदर। SDFC लिमिटेड के मर्ज होने के साथ वो हाउसिंग पोर्टफोलियो उनके पास आ जाएगा।
और हम जानते हैं कि जो HDFC लिमिटेड है उसका 80% ऑफ लोन्स जो है वो हाउसिंग में ही है, वहाँ पे थोड़ी यील्ड कम होती है। और ये मर्जर जो है वो सेंस भी मतलब एक लॉजिकल सेंस भी देता है, बिकॉज हमने देखा है कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गई है, वहाँ यील्ड्स काफ़ी डाउन्स होते चले जा रहे हैं। और बिकॉज कि NBFC होने की वजह से इनके पास लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, वहाँ लो कॉस्ट फंडिंग नहीं होती, बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, तो यील्ड पे असर पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं HDFC लिमिटेड जब HDFC बैंक के अंदर में मर्ज होएगी तो उनको एक लो कॉस्ट फंड का एक्सेस मिलेगा, बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी बहुत उसके अंदर इनको रिडक्शन का एक स्कोप रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि HDFC बैंक को मार्केट शेयर मिलेगा, एक हाउसिंग लोन का एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो मिलेगा इनके वहाँ पे। तो एक बैलेंस्ड मतलब बैलेंस शीट बनेगी इनकी। जो अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होगा चीज़ों को लेके। अगर हम इस मर्जर के रैशनले की बात करें मैनेजमेंट के साइड से, तो जैसे चेयरमैन दीपक पारेख ने बोला कि बैलेंस शीट काफ़ी लार्जर होगा, हाई टिकट इंफ्रा लोन देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको, एंड देन क्रेडिट ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होएगा इससे, मॉर्गेज लोन्स में भी काफ़ी लो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में भी काफ़ी स्केल बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी, एग्री लोन्स के अंदर में भी उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोस्ट मर्जर जो है वो जो HDFC बैंक है उसके जो MD हैं, MD CEO वो शशिधर जगदीशन ही रहेंगे, और वही इस मर्जर को सेल थ्रू करते हुए देखेंगे। केकी मिस्त्री भी इस मर्जर को ओवरव्यू करेंगे इन चीज़ों को लेके। केकी मिस्त्री का मानना है कि ये सही टाइम है, बिकॉज रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस होने की वजह से ये मर्जर करना चाहिए था और एक्रेटिव भी होगा उनके लिए। अब HDFC के पार्ट पे देखें तो मार्केट शेयर गेन तो उनको मिलेगा, बट सिंस थोड़ी सी लो यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके अपने HDFC लिमिटेड के जो इनकी बैलेंस शीट में आएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े ROA को डाइल्यूट करेगी ये चीज़ें, मार्जिन डाइल्यूटिव होएगी HDFC बैंक के लिए। और शेयर मर्जर रेशियोज में ज़्यादा शेयर्स जो हैं HDFC बैंक को इशू करने पड़ेंगे, दैट विल ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन ROA। और दूसरी बात ये है कि ये मर्जर जो है मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये 14 to 18 मंथ्स का टाइम लगेगा इनको, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल नीडेड। RBI की अप्रूवल चाहिए होगी इनको, IRDA की अप्रूवल चाहिए होगी, CCI SEBI वेरियस एजेंसीज की अप्रूवल चाहिए होगी, जो एक लंबा टाइम पीरियड इनको इसके अंदर में लगेगा। HDFC के मार्जिन प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो HDFC लिमिटेड की मार्जिन जो है 3.6-3.7 के रेंज में रहती है, HDFC बैंक का वो 4% प्लस का रहता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी मार्जिन डाइल्यूटिव होएगी इस मर्जर के बाद, बिकॉज ज़्यादा CRR एंड SLR रेशियोज चाहिए होंगे उसको HDFC लिमिटेड को, जब वो बैंकिंग के फ्रेमवर्क में आएगा तो एज अ HDFC बैंक के अंदर में। अब जो है उनका मैनेजमेंट का मानना है कि ये मर्जर का टाइम थोड़ा लंबा है, एंड दैट विल गिव देम एम्पल टाइम टू फॉर एक्स्ट्रा रिजर्व्स, उसको एक्स्ट्रा रिजर्व के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगी। तो ओवरऑल ये मर्जर का स्ट्रक्चर हम देखें तो बेनिफिशियल है। काफ़ी बड़ी कंपनी, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर में सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, वेरियस सिनर्जीज जनरेट करेंगी। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि ये मर्जर एक फाइनेंशियल बेहमोत के अंदर में उनको एक एक्सपोजर देने का हेल्प करता है। फॉर शॉर्ट टर्म अगर देखें तो HDFC माइट बी अंडर प्रेशर ड्यू टू दिस मार्जिन एक्रेटिव नेचर ऑफ द डील, एंड जो है ROA थोड़ा डाइल्यूटिव रहेगा इन शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड एसेट ऑन देयर बैलेंस शीट जो उनको रखने पड़ेंगे इस मार्जिन को सेल थ्रू, इस मर्जर को सेल थ्रू कराने के लिए। तो इन दैट HDFC लिमिटेड इज लाइकली टू आउट परफॉर्म HDFC Bank Limited. So in that case, but for long term shareholders it's a opportunity कि इंडिया के क्रेडिट ग्रोथ को लेके, बिकॉज अभी क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है, हमको पता है कि कैपेक्स भी पिकअप कर रही हैं चीज़ें, क्रेडिट ग्रोथ इंडिया के अंदर में जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सुधर रहा है, वो ट्रेजेक्ट्री इम्प्रूव कर रही है। तो एक HDFC और HDFC के मर्जर से उनको एक सिंगल एंटिटी के अंदर एक्सपोजर लेने का एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इट्स अ गुड डील। In short term there might be some pressure on HDFC Bank Limited, particularly HDFC Limited will get benefited more from this deal. So आज के लिए हमारी तरफ से जो मर्जर एनालिसिस थी वो यही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।